हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक ले रहे हैं, हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चल रहा था, उसमें लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। आप भी सोच रहे होंगे यार जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का प्रेशर, कहीं सक्सेस होने का प्रेशर, कमाने का प्रेशर है ना, और कोई सोशल प्रेशर, और हम और रोज नए नए प्रेशर ले आते हैं, कभी वेबर प्रेशर, कभी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चक्कर क्या है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो प्रेशर है ये बहुत अच्छा प्रेशर है और ये बाकी सारे प्रेशर कम करने वाला प्रेशर है, मतलब तो इसको बहुत एंजॉय करेंगे आप। देखिए क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को तब समझ में आ गया ना जब हम पहले ऑस्मोटिक पता हो या इसका जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस वो हमको पता। तो इनको पढ़ाई का प्रेशर कब पता लगेगा? जब हम पढ़ाई करेंगे, यानी पढ़ाई करेंगे तो क्या प्रेशर आएगा, नहीं करेंगे तो क्या प्रेशर आएगा। तो ऐसे ही हमको पहले ऑस्मोटिक वर्ड से परिचित होना चाहिए, या ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उससे अपन को पता होना चाहिए और वो होता क्या, फिर उसके बाद पता लगेगा उसका प्रेशर क्या है। तो देखिए अपन ये आपके लिए क्यों यूजफुल है, क्योंकि अपने डेली लाइफ में रोज रोज होता है हमारे सामने, लेकिन हम उसको अपन गौर नहीं कर पाते या उसको अपन केमिस्ट्री के नजरिए से नहीं देख पाते। तो क्या है ऑस्मोसिस? अब अपने को सबको पता है कि अपन ने ड्राई फ्रूट तो सबने खाए होंगे, या ड्राई फ्रूट वाले नहीं, हम काजू बादाम भी खाए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बीज है, ड्राई बीज आपने कहीं सीड्स लिए होंगे और उनका आपने कभी पानी में डाल दिए, चने हैं या कोई भी चीज ऐसी है जो आपने पानी में डाल दी, तो क्या होता है पता है? थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। चने फूल के मोटे हो जाते हैं, बादाम डाल दिया वो फूल की मोटी जाती है। खीर सबने खाई होगी, खीर में मान लीजिए आपने किशमिश डाल दी, तो किशमिश से अपन लाते हैं बाजार से, कैसी होती है? उनको ऐसी लगती है कोई बूढ़ी सी सलोटे पड़ी हुई होती है, और जैसे इसको खीर में डालो, पानी में डालो, फूल के एकदम तरोताजा हो जाती है। कई बार सब्जियां जो होती है, रोज ये सब्जी बेचने वाले होते हैं, सब्जी को पानी डालते रहते हैं, छिड़कते रहते हैं ना उसमें। क्यों करते हैं वो सर? सब्जी को प्यास बहुत लगती है क्या? किसी दिन उसको पानी पिलाते रहते हैं? ऐसा नहीं है, सब्जियां जब होंगी थोड़े वो रहेंगी टूटने के बाद पेट से, तो वो मतलब उनमें सलोटे पड़ने जाती है, मतलब श्रिंक हो जाती है। तो जैसे जो पानी डालेंगे वो पानी के अंदर जाकर के वापस थोड़ी सी मोटी हो जाती है। ऐसे ही फूलों में होता है कि फूल की पत्तियां सिकुड़ रही है तो पानी डालने से एकदम ताजा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? हमने कभी गौर किया है कि ऐसा क्या हुआ कि जो किशमिश को पानी में डाला तो फूल गई, या बादाम को या चने को, इसी तरह की जो ड्राई बीज होती हैं उनको अपन पानी में डाल रहे हैं तो फूल रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि किसी के पानी अंदर है तो उसको कोई इस चीज में डाल दे तो उसका पानी निकल के बाहर भी आ सकता है। इसका एक बहुत जोरदार एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको कि अपन से अपनी बॉडी के अंदर भी होता है कि अपनी सेल्स होती हैं उनको किसी आप ज्यादा साल्ट वाले पानी में डाल दो तो सेल्स का अंदर का जो फ्लूइड है वो निकल के बाहर आ जाता है। कई बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए अपन कुछ इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो उसका बैक्टीरिया का पानी खींच करके बाहर आ सकता है। तो जैसे कोई चीज के अंदर पानी या कोई सॉल्वेंट अंदर चला जाता है, ऐसे ही कई जगह पानी निकल के बाहर भी आ जाता है। आप ऐसा करना, कभी ताजे मटर लेना, फली उसकी, और उनको किसी चाशनी घोल में डाल देना, फिर देखना क्या होता है। वो उसका सारा पानी खींच करके बाहर जाएगा और उनमें सलवटें पड़ जाएंगी, उल्टा हो जाएगा। किशमिश तो सलवट वाली है तो उसको पानी में डालने फूल की मोटी जाएगी, और मोटी ताजा कोई चीज है, मटर का दाना है या उसकी फली है जो कोचा पानी हो, या किसमें सी मान लीजिए अगर फूली हुई है, उसको आप बहुत गाढ़ी चाशनी में आप डाल दो, इवन गुड़ के घोल में डाल दो तो वो श्रिंक हो जाती है वापस। तो ये क्या नाटक है? ये हमारे काम का भी है, और इसमें क्या प्रक्रिया होती है इसको अपन केमिस्ट्री की नजर से देखेंगे तो वही अपन समझ में आएगा कि ऑस्मोसिस क्या चीज है। ऑस्मोसिस, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं परासरण, ये प्रक्रिया है। तो अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए अपन जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें हमारे पास दो चीज है। हमने किशमिश हमारे पास ली, हमने एक तो किशमिश हो गया, और दूसरा उसको पानी में खीर में किसी चीज में डाल रहे हैं तो दूसरी चीज वो हो गई यहाँ पर। तो दो अलग अलग हमारे पास पदार्थ है जिनको अपन यहाँ पर दो सॉल्यूशन कह सकते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड कहेंगे इस तरह से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और दूसरा कोई प्योर सॉल्वेंट है। जल्दी अपन पानी ले लें तो हमारे पास एक तो पानी बना हुआ कोई सॉल्यूशन है, विलियन है, और हमारे पास दूसरा पानी है। तो ये दो चीजें अपन ले रहे हैं और उन दोनों चीजों को अपन ने आपस में मिला दिया तो फिर ये प्रक्रिया हो रही है फूलने की या श्रिंक होने की। तो इसमें होता क्या है वो देखिए आप। तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए, मैं सब बातों पर बाद में आऊंगा, पहले जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, इनसे अपन परिचित नहीं होंगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा या बार बार अपन भूल जाएंगे। सपोज आपने ये बोतल लिया और उसमें आपने किशमिश डाल दी, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये पानी जो होता है ये पानी इस किशमिश के अंदर चला जाता है और वो फूल करके ऐसे एकदम खट्टी खट्टी हो जाती है ना। ऐसे ही इसके अंदर चला गया तो ये भी कैसे जाएगी, इस तरह की। या उल्टा हो सकता है कि ये
पानी के बजाय आपने क्या ले लिया यहां पर, ये पानी था और ये क्या थी, किशमिश। कोई भी ड्राई फ्रूट्स। दूसरा आपने यहां कोई सेल ले ली, अपनी सेल्स हैं, और इसको आपने डाल दिया बहुत ज्यादा सॉल्टेड वाटर में। कोई बैक्टीरिया हो सकता है, तो इनका काम उल्टा होगा, इसमें से पानी निकल के बाहर आ जाएगा और ये इस तरह की हो जाएगी, श्रिंक हो जाएंगे मतलब। तो ये जो प्रोसेस है दोनों ही, कहीं सॉल्वेंट का है, पानी का इसके अंदर जा रहा है, इसमें पानी निकल के बाहर आ रहा है, यही प्रक्रिया क्या है, ऑस्मोसिस। लेकिन अब इसको अपन इसकी डेफिनेशन देखें, अगर सही सटीक डेफिनेशन देखें टेक्निकली, तो वो क्या होता है कि देखिए यहां पर, अच्छा ये इनमें क्यों हुआ, किशमिश वगैरह इस तरह की चीजें जो होती है, या कोई सेल्स वगैरह है, इनमें ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इनके चारों तरफ एक लेयर होती है, और वो जो लेयर होती है वो बड़ी खास होती है, उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। उस लेयर को अपन बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये पहली बात तो वेजिटेबल या एनिमल ओरिजिन की हो सकती है, यानी जंतुओं में हो सकती है या पार्कों में हो सकती है। दूसरा ये नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है, सेलोफेन की या पार्चमेंट पेपर की बनी भी हो सकती है, जैसे पिक्स ब्लेडर वगैरह होते हैं उसकी बनी हो सकती है, तो वो नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक खास बात क्या है, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है, इसमें खास बात है कि इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये तो मैंने बड़े बनाए आपको दिखाने के लिए, लेकिन इस तरह छोटे छोटे पोर होंगे। ये पोर्स की साइज ऐसी होती है कि इनमें से केवल सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है, सपोज अपने इधर कोई सॉल्यूशन रख दिया, इधर भी कोई सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में दो चीज है, सॉल्यूशन किसका मिक्सर होता है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। तो ये सोल्यूट पार्टिकल्स थोड़ी बड़ी साइज के होते हैं, सॉल्वेंट और भी छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इसकी जो साइज है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स की साइज, वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की साइज की होती है। तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल है वो तो इसमें से आर पार निकल सकते हैं, इधर से इधर या इधर से इधर, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स इससे नहीं निकल सकते। यानी कि ये सेमी, ये देखो SEMI, सेमी मतलब आधा, और परमेबल यानी परमिशन देती है, यानी आधी चीजों को परमिशन देती है आने जाने की अपने अंदर से। एक ऐसा गेट है जिसके अंदर दो तरह के लोग घुसना चाहते हैं, तो उसमें एक तरह के लोगों को परमिशन मिलेगी। एक बार जैसे कोई गेट है, एंट्री होती है, और मान लो एक VIP आ गया, एक ऑर्डिनरी लेमैन कोई भी आम आदमी आ गया, तो वहां पर VIP घुसने की परमिशन है, लेकिन आम आदमी को नहीं है, वो आधा ही लोग जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर होता है कि दोनों तरह के पार्टिकल आपके सामने मौजूद है, लेकिन ये सेमी परमेबल है, यानी ये आधे ही लोगों को जाने की परमिशन देती है। तो उसमें से कौन जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल ही इसके आर पार अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मूव करते हैं। तो इस तरह की मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, इनके चारों तरफ होती है। तो हम बात आते हैं ऑस्मोसिस की प्रोसेस पे। कहने मतलब हमने कोई दो सॉल्यूशन है, उन दो सॉल्यूशन को हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। दोनों एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली, उसके दोनों तरफ दो सॉल्यूशन रखे हैं, दोनों को सेपरेट है। तो क्या होगा कि वहां पर जो सॉल्वेंट है उनमें जिधर ज्यादा है सॉल्वेंट, दो सॉल्यूशन ले रहे हैं अपन, तो दोनों सॉल्यूशन में से जिस तरफ सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से सॉल्वेंट निकल करके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता हुआ जिधर वो कम है उस तरफ चला जाता है। तो इसको देख के अपन और दूसरे डायग्राम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक इस तरह की थिसिल कीप है और इसके अंदर ये प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं। पहले दो अलग अलग सॉल्यूशन, मैंने पहले बताया, दो अलग अलग सॉल्यूशन ले सकते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के, या एक सॉल्वेंट और दूसरा सोल्यूट ले सकते हैं, सॉरी एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो ये अपन जो थिसिल कीप ली है इसके अंदर हमने ये डॉट डॉट बना रहा, ये कोई सॉल्यूशन है, सब कुछ क्या है, सॉल्यूशन, और बाहर क्या है, ओनली सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है, और अंदर वाटर में बना हुआ कोई सॉल्यूशन है। और यहां पर ये जो है ये क्या है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
यानी कि अर्धपारगमी झिल्ली। तो क्या होगा, ये जो इसका लेवल पहले यहां तक था, अब ये सॉल्वेंट इस सेमी, अगर देखो इधर तो प्योर सॉल्वेंट ही है और यहाँ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के अंदर तो सॉल्वेंट मिक्स भी है, इसमें सीधा सॉल्वेंट की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है तो वो ज्यादा से कम क्यों जाएगा। तो पहली बात ये कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है इसमें से सोल्यूट तो आ ही नहीं सकता, आप जाएगा तो कौन जाएगा, केवल सॉल्वेंट जाएगा। और सॉल्वेंट किधर जाएगा, अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर, मोर क्वांटिटी से लेस क्वांटिटी को जाएगा। इधर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो यहां से इधर की ओर इसमें जाना स्टार्ट कर देंगे। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो इधर जो सॉल्वेंट है, तो अपन कहते हैं कि किसी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हो तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन की ओर गति करते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू SPM सेमी मेम्ब्रेन फ्रॉम hypotonic solution to hypertonic solution, or we can say from solvent to solution। तो यहां पर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। यानी कि अपन लिखते हैं विलायक के कणों का SPM यानी अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए विलायक से विलयन की ओर गति करना क्या कहलाता है, प्रसारण, नॉन एज ऑस्मोसिस। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू SPM फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन अक्रॉस SPM इज नॉन एज ऑस्मोसिस। तो ये तो हुआ ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। और हो सकता है हमारे पास एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है दोनों ही क्या हो, सॉल्यूशन हो। ऐसा उसका है सॉल्वेंट की जगह में क्या लिख दूं, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हो गया और ये भी क्या है, सॉल्यूशन। नहीं, अब दो सॉल्यूशन है तो वो सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड नाम दे सकते हैं। इस तरह से इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो उस कंडीशन में जो दो सॉल्यूशन है, दोनों की कंसेंट्रेशन वो अगर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो फिर क्या होगा, हो सकता है दोनों की सेम भी हो, वो भी अपन आगे बताएंगे। तो फिलहाल अपन जो सॉल्यूशन ले रहे हैं इसकी कंसेंट्रेशन सपोज C1 है और उसकी कंसेंट्रेशन C2 है, और भाई मान के चलेंगे जो C1 इज ग्रेटर देन C2। ये C2 कंसेंट्रेशन है हियर एंड ये C1 क्या है, ज्यादा, और C2 कम है। C2 का मतलब कंसेंट्रेशन कम है, कंसेंट्रेशन कम होने का मतलब यहाँ पर मोलरिटी से ले रहे हैं, और मोलरिटी कम होने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कम है इसमें, यानी सोल्यूट कम है इसमें। सोल्यूट का मतलब पतला घोल है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट होने का मतलब इसमें वाटर मीन सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा। तो इसका भी सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट की बात करें अपन, सॉल्वेंट 1 इज लेस देन सॉल्वेंट 6, मतलब फर्स्ट में सॉल्वेंट कम है, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो मतलब दोनों जगह प्योर सॉल्वेंट तो नहीं है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उनमें एक में सॉल्वेंट ज्यादा है और दूसरे में सॉल्वेंट कम है। तो अब क्या होगा, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ जाएगा वो। ठीक है, तो जैसे इधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा अभी वो वापस क्या चला जाएगा, कम सॉल्वेंट की तरफ। तो ये जो सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन कम है उसको अपन बोलते हैं हाइपोटोनिक, और जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। दो तरह के सॉल्यूशन ले लें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपर जो शब्द है वो कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंग है, मीन्स C1 इसकी अगर बात करें, इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो C1 है, इसकी कंसेंट्रेशन सपोज C2 है, तो C1 ग्रेटर देन C2, सॉरी लेस देन, हाइपो का मतलब कम, तो C1 लेस देन C2, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसकी सांद्रता क्या होगी, कम, C1 कम होगा। अब कंसेंट्रेशन कम है मतलब इसमें सोल्यूट कम है, तो सोल्यूट कम होगा तो सॉल्वेंट ज्यादा होगा, यानी इसका सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन is greater than solvent in hypertonic।
इससे पता लगा हाइपोटोनिक में क्या ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जब इस तरह के दो सॉल्यूशन अपन लेंगे जिनमें से एक हाइपोटोनिक और एक हाइपरटोनिक हो और उन दोनों को अपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है, तो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहां सॉल्वेंट जिधर कम है उधर चला जाएगा। तो कम ज्यादा किसमें, हाइपो में सॉल्वेंट ज्यादा है और कम किसमें, हाइपर में। तो सॉल्वेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर चला जाएगा। यही प्रोसेस क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो जैसे अपन डेली लाइफ में देखते हैं किसमिस अपन डाल दी, तो किसमिस में अपन बताया इधर अपने ये पानी दे दिया और इसके अंदर वो किसमिस डाल दी, तो किसमिस में अंदर जो फ्लूइड है वो हाइपरटोनिक है। कैसा है, इसको मैं बड़े एग्जाम्पल से दिखाता हूं आपको। तो ये अपने इस तरह कोई भी किसमिस, कोई ड्राई फ्रूट हो गया, कुछ तरह की हो गई, तो यहां पर इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक। वाटर कम है इसमें और सॉल्यूट ज्यादा है। और बाहर की ओर जो हमने लिया वो सपोज शुद्ध सॉल्वेंट ही है या फिर सॉल्यूशन है, तो वो तो बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब वो हाइपोटोनिक। तो वाटर किधर किधर जाएगा, हाइपो से हाइपर की ओर। सॉल्वेंट फ्लो अक्रॉस सेंट्रल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट हाइपो से हाइपर को जाएगा। तो यहाँ हाइपो कौन सा है, ये बाहर, और हाइपर कहाँ है, अंदर। तो सॉल्वेंट जो होगा वो बाहर से अंदर चला जाएगा और जो इसके अंदर पानी जाएगा तो ये फूल के मोटा हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रोसेस है वही क्या है, ऑस्मोसिस। और उसका उल्टा हो जाए, मान लो अपन कि सपोज यहां पर अपन ऐसा कर लें कि हमने इस तरह का कोई सोल्यूशन ले लिया, ये है कोई सैलाइन वाटर, नमक मिला हुआ है, सैलाइन वाटर या कॉन्सेंट्रेट है, और इसके अंदर कोई बैक्टीरिया बैठे हैं, ये बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जो है वैसा भी मान लो आपको खा पी करके बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजा हो गए। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया हो गए और अब हमने इनको जो सोल्यूशन में रखा है वो सोल्यूशन इनसे भी ज्यादा गाढ़ा है, यानी ये मोर कंसंट्रेट है। इट मीन्स ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले लिया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये जो बैक्टीरिया है ये हट्टे कट्टे तो हैं लेकिन इनसे कम है कंसंट्रेशन, तो इनके अंदर जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक, इनके अंदर जो फ्लूइड है वो कैसा हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं मैं, हमने बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया जो है उनके अंदर कोई भी सॉल्यूशन है, सबके अंदर फ्लूइड होता है, अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, तो उनसे भी ज्यादा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने रख दिया बाहर। उनसे भी ज्यादा कंसंट्रेशन का आया तो वो तो हो गया हाइपरटोनिक, और उसके कंपेरेटिव इनके अंदर का जो फ्लूइड है बैक्टीरिया का वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। या हमारी वो सेल्स हो सकती है वो हो गई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अब क्या होगा, हमने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा जाता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर। तो हाइपोटोनिक से सॉल्यूशन निकल के सॉल्वेंट निकल के सॉल्वेंट जो वाटर है वो निकल के इनके अंदर से, क्योंकि अंदर हाइपोटोनिक है ये और बाहर हाइपोटोनिक है, तो जो वाटर है इनके अंदर का वो निकल के कहा जाएगा, बाहर की ओर। तो बैक्टीरिया जी का पानी बाहर निकल गया, हमारी बॉडी का पूरा पानी बाहर निकल जाए तो क्या होना है, राम नाम शक्ति होना। तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया सिकुड़ जाए। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, अपन कोई अचार वगैरह डालते हैं तो उसमें नमक ज्यादा मिलाते हैं, या कई से को प्रिजर्व करने के लिए उनको चाशनी में डाल के रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया आ भी गया गलती से, तो चाशनी जो बाहर गाढ़ी होती है, कंसंट्रेट सोल्यूशन है चाशनी, शुगर का जो सोल्यूशन होता है तो वो हाइपरटोनिक होगा, तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह चीज आ गई तो उसका वाटर बाहर निकल जाएगा, तो बैक्टीरिया जी वही मर जाएंगे, तो हमारे इसको खराब नहीं कर पाएंगे खाने। तो जो अचार पिकल वगैरह अपन बनाते हैं उसमें नमक ज्यादा मिलाते हैं, अचार में चीनी तो मिला नहीं सकते, और जो संग जैम वगैरह मिलाते हैं अपन ये बनाते हैं तो उनमें या चाशनी में रखते हैं रसगुल्ले वगैरह को, तो उसका कारण यही कि जो गाढ़ा जो घोल होता है उसके कारण इसके अंदर कोई बैक्टीरिया होगा तो उसका वाटर बाहर निकल जाएगा सॉल्वेंट, तो वही खत्म हो जाएगा। कई बार आपसे ऐसा भी कहा जाता है कि अपन मुंह में छाले हो गए, छोटी छोटी बातें। इसमें ये जो टॉपिक ऐसा है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारी मिक्स है, और जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स पे आ जाएगी। तो बायोलॉजी की बात है, यहाँ पर जीवों की बात हो रही है ना, लिविंग बीइंग की बात हो रही है, और केमिस्ट्री पर होगी और फिजिक्स पर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पर से अपन कई बार मुंह में छाले हो गए, वो बता दो आपको, तो आपसे कहा था कि मिस्त्री रख लो मुंह में, ऐसा कहते हैं ना। तो मिस्त्री का मतलब क्या है, मिस्त्री वही चाशनी का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनेगा, और जो छाले वहां कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह है उसके अंदर
जो हम लोग घाव कर रहे हैं अंदर, तो बैक्टीरिया जो होंगे वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और हमने मिश्री खाली छोड़ देने के लिए वहां रखेंगे मिश्री के बाद चीनी को, तो वो वहां क्या बन जाएगा आसपास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इनका सारा पानी निकल के बाहर आ जाएगा और बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो हमारे सारे ठीक हो जाते हैं इस तरह से। तो ये जो डेल लाइफ का एग्जाम्पल है, इनमें सब में कहीं ना कहीं क्या काम आता है, ऑस्मोसिस। सिंपल सा फाइनली मैं बोल दूं उसको कि ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग करने पर उन दोनों सॉल्यूशन में जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है उधर से वो अपनी कम मात्रा की ओर चला जाता है, यानी सॉल्वेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर चला जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। अब बात आती है कि ऑस्मोसिस तो हो गया, तो इसके पर जो प्रेशर जनरेट होता है इस प्रोसेस में, कोई प्रेशर जो होता है वो क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसको अलग से कैसे समझेंगे वो देखिए आप। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो अब देखिए अपन समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को, यानी ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उस दौरान किस तरह से प्रेशर बनता है, प्रेशर को लगाना पड़ता है। तो वही काम कर रहे हैं कि हमने थिसिल कीप ले ली, इसमें यहां जो है वही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन, और बाहर क्या है, बाहर इसमें सॉल्वेंट है। तो ये तो अपन अब सही की चुके हैं, क्या होगा, सॉल्वेंट किसमें एंटर करेगा, सॉल्यूशन में। तो ये तो हो गया ऑस्मोसिस। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब क्या होगा, जैसे इसमें सॉल्वेंट अंदर जाएगा तो ये जो लेवल है इसका वो तो ऊपर जाएगा, यानी इसमें पानी धीरे धीरे जो पूरा सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगा। और एक कंडीशन ऐसा है कि उठते उठते अब कब तक जाएगा ये, इसके बाद थोड़ी देर ऊपर उठेगा और सपोज ये एच हाइट तक आ गया, इसका ये लेवल था यहां से लेके एच हाइट तक ऊपर उठ गया, और उसके बाद ये प्रोसेस रुक गया, इट मींस यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया इसमें। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू जिंदगी में चढ़ता ही जाएगा, जैसे ही चढ़ेगा थोड़ी देर बाद किसी न किसी हाइट पे जाकर के ये रुक जाएगा। तो वो जो रुकने का वाला इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम क्यों आया उसको समझो आप। होता क्या कि जैसे यहाँ तक दोनों का लेवल सेम था अभी, और जैसे ऊपर चढ़ने लगा तो इस थिसिल कीप में अलग से एक वॉल्यूम बन रहा है पानी का, या जो सॉल्यूशन, तो उसका वॉल्यूम बनेगा तो उसको कोई मास भी होगा, तो उस मास के कारण क्या होगा, नीचे की ओर वापस फोर्स लगेगा। अपना जो फोर्स लग रहा है, अपन जमीन में खड़े, तो यहाँ पर अपन भी क्या, अपना जो वेट है mg, अपना वेट को क्या बोलते हैं, m इंटू जी, सब जानते हैं फिजिक्स में, मास इंटू ग्रेविटी एक्सप्रेशन जो होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक तरह से क्या होता है, वेट, और वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है। यानी फोर्स लगेगा और फोर्स को अपन एरिया से डिवाइड कर दे, जितने एरिया में अपन फोर्स लगा रहे हैं उससे डिवाइड कर दे, तो क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। यानी प्रेशर क्या चीज है, फोर्स ही है जो उसको यूनिट एरिया पर लगा रहे हैं अपन, तो उसको प्रेशर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब पानी ऊपर यूनिट एरिया पर जो अगर उसको निकाल रहे अपन, तो क्या बन जाएगा, प्रेशर। तो हुआ क्या कि यहाँ पर एक प्रोसेस ऐसा आएगा कि जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आने का मतलब इसने प्रेशर एक्सर्ट किया, वो प्रेशर कितना होगा उसको बोलते हैं, अभी लिया अपने एम जी, तो एम मास हो गया, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी में रो भी लिखते हैं, इंटू जी अपॉन ये सरफेस, इसका जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन ये हो गया। और वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर जो सॉल्यूशन का चार्ज गया उसका वॉल्यूम, ये सिलेंडर है तो उसकी जो लेंथ मीन्स इसकी हाइट कह सकते हो इंटू क्रॉस सेक्शन, तो वॉल्यूम इसका होगा ए क्रॉस सेक्शन इंटू इसकी हाइट एच, इसका वॉल्यूम हो गया इंटू रो इंटू जी अपॉन। इतना केमिस्ट्री में नहीं बताते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब मिक्स है, तो मैंने इसको आपको खोल के दिखा दिया। तो एच रो जी, ये इतना प्रेशर ऊपर से एग्जैक्ट हो जाएगा, और वो जो कब, जब ये इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। तो बात समझ रहे, सॉल्वेंट अंदर जाना शुरू किया, हाइट बढ़ना शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर बाद में क्या गया, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो इसका द्वारा जो प्रेशर लग रहा है इसके, वो कितना है, एच रो जी, और इक्विलिब्रियम आ चुका। तो ये जो एच रो जी प्रेशर है वही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम पानी से डिनोट करते हैं। क्या है ये, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहली बात तो ये जनरेट क्यों हुआ, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हुआ इसलिए प्रेशर जनरेट हुआ, इसलिए इसका नाम क्या दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके जनरेट होने के बाद एक प्रक्रिया रुक गई, ऑस्मोसिस रुक गया। यानी इसका अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए
जो प्रेशर लगाना पड़ता है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मीन्स ये भी है कि ये अपने आप तो प्रक्रिया हो रही है और अपने आप ये रुक भी गई। आप चाहते तो शुरू में इस प्रक्रिया को रोक सकते थे, तो उसके लिए आपको खुद को इतना प्रेशर पहले अप्लाई करना पड़ता। यानी इसको ये तो अपने आप चढ़ते चढ़ते एच हाइट जब उसने अटेंड कर ली तब ये अपने आप रुक गया। लेकिन हम चाहते तो इस हाइट को बढ़ने नहीं देते, लेकिन यहीं पर पहले से ही इसकी हाइट बढ़ने से पहले ही, इसको शुरू होने से पहले ही हमने यहाँ पर किसी तरह से किसी बाहरी मशीन से एच प्रेशर यदि अप्लाई कर दिया होता तो ये प्रोसेस होता ही नहीं। ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि सपोज ये आधी हाइट तक जितना चढ़ना चाहिए था इक्विलिब्रियम तक, उसके आधी हाइट में चढ़ चुका है, तो h/2 ρg प्रेशर जनरेट कर लिया। इतना ही प्रेशर आप और जनरेट कर दो h/2 ρg बाहर से, तो टोटल मिला के वही h ρg हो जाएगा, तो प्रक्रिया रुक जाएगी। तो कहना मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए बाहर से जितना प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है सॉल्यूशन पे, वही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको अपन लिख दूंगा यहाँ पर कि प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाया गया दाब ही क्या होता है, परासरण दाब कहलाता है। टू स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस द एक्सर्टेड प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो ये अपन इसका डायग्राम समझ सकते हैं। और ये आजकल डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी वगैरह बने हुए डायग्राम, तो इधर किताब से उठाकर डायग्राम दे देते हैं और पूछ लेते हैं आपका एच क्या है, किसको समझाओ कि कौन सा प्रेशर है, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। तो इस तरह से कुछ विषय डायग्राम से पूछा जा सकता है। या आपको ऐसा कह सकते हैं कि प्रासरण को समझाने के लिए, ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम बताइए, तो वो भी सारा। अब दूसरा एक और डायग्राम इसमें ले सकते हैं कि सपोज आपने इस तरह का एक कंटेनर ले लिया, इसमें दो उसके पार्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर बीच में इसका पार्टीशन कर दिया आपने, और ये जो पार्टीशन किससे किया, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वहां पर अपन लिया था सिंपल डायग्राम, सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अपन दो सॉल्यूशन ले रहे हैं, इधर सॉल्यूशन फर्स्ट है, इधर सॉल्यूशन सेकंड है। इसी कंसिडरेशन C1 है, इसी कंसिडरेशन C2 है। अपनी मान के चल रहे हैं कि C1 ग्रेटर देन C2, इसकी C2 कम है, इट मीन्स ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपरटोनिक है। तो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्वेंट किधर जाएगा, हाइपो से हाइपर की ओर। ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ था, इसका लेवल था पहले यहाँ तक, दोनों लेवल सेम होगा। और फिर आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो को इनको कौन जा रहा है, सॉल्वेंट जा रहा है, तो सॉल्वेंट जाएगा तो इधर से इसका लेवल धीरे उठने लग जाएगा। अब यहाँ पर दोनों ऊपर खुले हुए हैं, तो इस पर जो पहले प्रेशर लग रहा है वो पी एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लग रहा होगा। इधर भी क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दोनों तरफ बराबर है। अब लेकिन आपने दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेपरेट किया, तो जैसे सॉल्वेंट जाएगा तो वो ऊपर उठेगा, तो वही प्रोसेस होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी, फिर हाइट से जो एच जो कभी न कभी रुकेगा, तो रुकने तक जो प्रेशर जनरेट हो जाएगा एच वही क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अपन एक्स्ट्रा प्रेशर उतना ही लगा के इस प्रक्रिया को पहले ही रोक सकते हैं, स्टार्ट होने से पहले ही रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए उतना ही प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा जितना ये खुद रुकने के लिए इक्विलिब्रियम में जनरेट करता है। तो उस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको अपन पाई से डिनोट करते हैं। तो इस प्रक्रिया को इधर जाने से रोकने के लिए सॉल्वेंट को उनको पी एटमॉस्फेयर जितना लगा उससे पाई एक्स्ट्रा प्रेशर और लगाना पड़ेगा, वही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आई बात। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन वगैरह है उसकी साथ से निकालें, तो इसके लिए थ्योरी आती है, वो वॉन टॉप थ्योरी है। वॉन टॉप ने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसको अप्लाई किया। आइडियल गैस पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, या अपन लिखते हैं एन आर टी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, लेकिन इसको वॉन टॉप ने डाइल्यूट सॉल्यूशन जो अप्लाई किया और उसने बताया कि आप कोई भी एक सॉल्यूशन ले लें, उसको प्योर सॉल्वेंट के साथ रखें। ये तो दो सॉल्यूशन है, ऐसे नहीं निकलेगा। ये किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, उसको किसी प्योर, उसी का जो प्योर सॉल्वेंट है उसके साथ रखना पड़ेगा, तो उस कंडीशन पर निकाल सकते हैं। तो सपोज इसने क्या किया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के इसको उस तरह अप्लाई किया वॉन टॉप ने कि जो पी है इसको बोलते हैं पाई, पाई मीन ऑस्मोटिक प्रेशर, वी उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है उसके सॉल्यूट के, आर वैसे गैस कांस्टेंट होता है, इसको अपन यहाँ पर एस सिंबल देते हैं, और एस मतलब वो सॉल्यूशन कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू वही होती है आर की इक्वली 8.31 जूल पर मोल केल्विन, और टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, या इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। ये तो आइडियल गैस इक्वेशन था, आइडियल गैस इक्वेशन।
इसको हमने बोल दिया सॉल्यूशन के लिए। तो पाई इक्वल टू पाई वी इक्वल टू NST। इस V को तो ले जाए तो N अपॉन V और ST, N अपनी मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो पाई इक्वल टू CST ये भी अपन कह सकते हैं। तो ये बन गया ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, पाई इक्वल टू CST किसी सॉल्यूशन के लिए। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए पता करता क्या है, उस सॉल्यूशन को अपन किसी उसी के प्योर सॉल्वेंट के साथ सेम्परबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखते हैं। सॉल्वेंट ऊपर जाता है, ऑस्मोसिस होता है, लेकिन ऑस्मोसिस रोकने के लिए हमको इतना प्रेशर ऊपर से इस पे लगाना पड़ेगा, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो कि इसकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कह दें कि पाई इक्वल टू CST। तो अपन टेम्परेचर कांस्टेंट रख लें यहाँ पर, T इज कांस्टेंट, तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा C, ऐसा कांस्टेंट है। तो कंसंट्रेशन यानी किसी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्वेंट सॉल्यूशन की, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेशर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है तो सॉल्वेंट को बहुत ज्यादा खींचेगा, वो बहुत ज्यादा खींचेगा तो बहुत ऊपर तक जाएगा, तो उसको रोकने के लिए हमको उतना ही प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और पाई यदि C कांस्टेंट करते हैं अपन दूसरी कंडीशन, तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा T, टेम्परेचर पे भी प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो भी इसकी जो गति है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से भी वो ज्यादा ऊपर तक जाएगा, तो उसको रोकने के लिए प्रेशर हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो दोनों चीजों के प्रोपोर्शनल होता है ये पाई इक्वल टू CST। S जो है इसकी वैल्यू वैसे आपको पता होगी, अगर इसको अपन 8.31 इसका तो होगा जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन इसकी यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू अपन जनरली केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में लीटर एटमॉस्फेयर में यूज करेंगे, क्योंकि जो पाई इक्वल टू CST है, तो पाई तो प्रेशर है, प्रेशर को अपने एटमॉस्फेयर में लेंगे, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर है, और T ये केल्विन में है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0.0831 होगी, इसका यूनिट होगा लीटर एटमॉस्फेयर। लीटर तो कंसंट्रेशन में जो वैल्यू है इसका वॉल्यूम का यूनिट होगा लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ये 0.0831, यानी इसको लगभग 100 से डिवाइड करते हैं, 101.3 से डिवाइड करता है, अप्रोक्स वैल्यू इसकी 0.0831 ही आएगी। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस फॉर्मूले को लर्न करना बहुत आसान है, क्योंकि पाई इक्वल टू CST लिखा हुआ है, तो ये बुक्स में ऐसा लिखा था CST, बट आप उसको लर्न करने के लिए STC के फॉर्मूले याद कर लें, पाई इक्वल टू STC। तो STC पता है, बेसिक स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग होता है, तो STC जो कोर्स करते हैं BSTC STC, उससे जल्दी से याद हो जाएगा। और P को आप पाई है, पाई को पाया ध्यान रखें, क्या पाया आपने, STC का सर्टिफिकेट पढ़ा, STC बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट जो है, तो पाया, तो जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा कहीं ना कहीं पाई आपको याद आएगा, पाई तो मतलब पाया, क्या पाया आपने, STC पाया, STC ट्रेनिंग कर ली, तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो ये तो आपको इसका ध्यान रखना है फॉर्मूले को। और अब हम इसी फॉर्मूले को दूसरे तरह से आगे बढ़ाएं, पाई इक्वल टू CST हो गया, C को अपन लिखते हैं नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इंटू ST इक्वल पाई, और ये मोल्स है वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू V और ST, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले से अपन एक तो क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर सकते हैं, इसका सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर वेट को ले लें WST अपॉन पाई V, ये मॉलिक्यूलर वेट पता करने का फॉर्मूला है। और इस मॉलिक्यूलर वेट पता करने फॉर्मूला जो है, इससे क्या क्या लिखना है, सॉल्यूट इंडिविजुअल किसका वेट लिखना है, S हो गया कांस्टेंट, T टेम्परेचर, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड V क्या है, वॉल्यूम हो गया। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूलर वेट यानी जो ऑस्मोटिक, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका जो मूल उद्देश्य हमारा ये है, मेन पर्पज जो है वो यही है, इससे हम किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर सकते हैं। और इसमें एक चीज आपको भूलियो कर रहेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका कारण कि यहाँ पर पाई ये सब ऊपर कांस्टेंट कर दें, तो पाई प्रोपोर्शनल क्या हो गया, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर अपन कह रहे हैं पाई प्रोपोर्शनल N है, मीन्स जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के है, तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा, मीन इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है ये कौन, पाई, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, यानी सोल्यूट क्या है इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन सोल्यूट कितना है इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी पाई भी क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन तीन पहले पढ़ी थी, उनमें अपने देखा था कि उन तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन
जो अननोन मॉलिक्यूल है, सॉल्यूट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी अननोन मॉलिक्यूलर वेट है किसी सॉल्यूट का, तो उस पाई की हेल्प से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि इससे वो ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से पाई इसको मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करना ये बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट करने की तुलना में ज्यादा आसान है, क्योंकि अपन ने जो बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ली थी वहां पर वो पड़ी थी डेल्टा पी, डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये अपन वहां पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी, उनकी हेल्प से अपन जो फॉर्मुला लिखे थे एमडब्ल्यू का वो अपन पता कर रहे थे। तो यहाँ पर डेल्टा पी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ ये तीनों क्या है, डिफरेंस है, यानी वेपर प्रेशर कितना डिफरेंस आया, कितनी कमी आई, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है। और ये पाई लेकिन यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, डिफरेंस नहीं है। तो ये जो डिफरेंस होता है बहुत माइनर डिफरेंस आता है, तो उसको कैलकुलेट करना पहली बात तो आसान नहीं होता है, और फिर उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना उसकी शाखा से वो भी मुश्किल नहीं होता, आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर ये तीनों डिफरेंस ये पता करना ही मुश्किल है, तो उससे मॉलिक्यूलर वेट पता करना भी मुश्किल होता है। पाई में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। और एक और बात है पाई का फॉर्मूला का पाई इक्वल टू CST, तो ये अपन नॉर्मली रूम टेम्परेचर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस भी सॉल्यूट का वो मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है उसका सॉल्यूशन बनाओ और रूम टेम्परेचर पर करो इस प्रैक्टिकल को, तो इजीली रूम टेम्परेचर पे पाई इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब पाई इजीली आ गया तो एमडब्ल्यू भी इजीली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसका जो मेन मोटो है हमारा, वो कोई भी जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं मेनली, जैसे प्रोटीन्स है, कोई पॉलीमर है, तो उनका अपन मॉलिक्यूलर वेट पता कर सकते हैं। तो उसी का अपन एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, देखिए क्या होता है। सपोज एक तो अपन क्वेश्चन बहुत सिंपल से ले लें कि रूम टेम्परेचर पे अपन ने 0.1 मोल पर लीटर ग्लूकोज का कोई सॉल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोल पर लीटर। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पाई का फॉर्मूला तो पता ही है, पाई यूनिट क्या होगा CST या STC बोल सकते हैं। C कंसंट्रेशन गिवन है 0.1 इंटू S की वैल्यू 0.0831, नंबर को आप एप्रोक्स 0.081 मान लें, कोई टेंशन नहीं है। T टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख दो 27 नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखना होता है केल्विन में, तो केल्विन हो जाएगा 300, 273 में 27 ऐड कर दीजिए तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 0.08 इंटू डेसिमल है तो उसको 3 डेसिमल से एक 0 हट जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 ये उसका प्रेशर आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो यूनिट आएगी वो है एटमॉस्फेयर, या बार भी कर सकते हो। 1 ATM इक्वल टू 1 बार होता है। बता शुरू में कि एक एटम बॉम्ब कितने बार फटता है, एक ही बार फटता है। तो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें इसके मैंने यूनिट्स लर्न करने की ट्रिक बताई थी। तो एक ATM इक्वल टू 1 बार होता है, तो इसको हम बार लिख सकते हैं। तो ये तो अपन सिंपल सा इतना फॉर्मूला होता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, C और T की हेल्प से पानी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इसकी जगह अपने को ऐसा कर रखा होता, पानी इक्वल टू CST है, तो C में कंसंट्रेशन गिवन नहीं हो लेकिन मास वगैरह गिवन हो। सपोज 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर एंड मैक्स 1 लीटर सोल्यूशन। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में आपने मतलब गोल करके 1 लीटर सोल्यूशन से बना दिया, तो उसका पाई कैलकुलेट करना। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। पाई इक्वल टू STC, S की वैल्यू 0.0831 एट रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 300 केल्विन इंटू C, तो C अपन डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू अपन वॉल्यूम 0.08 अप्रोक्स ले रहा हूं मैं, 300 मोल भी अपन डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो अपन मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास अपॉन मोलिकुलर वेट, मास है 18 और मोलिकुलर वेट भी इसका 180 इंटू वॉल्यूम टोटल कितना है 1 लीटर। ये कैंसिल होकर 10 टाइम्स कैंसिल होगा, हो जाएगा 0.08 इंटू 300 अपॉन 10 कैंसिल हो जाएगा, वो वैल्यू इसकी आ जाएगी 2.4। अब डायरेक्ट कंसंट्रेशन गिवन हो या इसका मास गिवन हो, इसमें से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें वो है मॉलिक्यूलर वेट पता करने का। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है कि सपोज एक 1.26 ग्राम ऑफ ए प्रोटीन डिजोल्व इन वाटर मैक्स 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। इतना आयतन आपने मीडियम का बना लिया जो कि रूम टेम्परेचर पर है,
300 केल्विन पर। तो इस प्रोटीन जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर वेट पता करना है, और उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 2.57 इंटू 10⁻³ बार ऐसा कुछ गिवन है। क्या कह रहा है कि अपने प्रोटीन को वाटर में डिजोल्व करके इसका जो सॉल्यूशन बनाया उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसके लिए प्रोटीन हमने 1.26 ग्राम डिजोल्व किया था 300 केल्विन टेम्परेचर पे। तो उसकी प्रोटीन है उसका मोलिकुलर वेट क्या। मैंने पहले बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, एंजाइम, इस तरह के जो है उनका मोलिकुलर वेट पता करने में सबसे ज्यादा काम आता है। तो उसका मेन बेसिक फॉर्मूला I=STC ध्यान रखिएगा। C का मतलब N/V, और N भी गिवन नहीं है, मोलिकुलर वेट पता करना है तो W/mW फॉर्म में कर देंगे इसको, इक्वल टू पाई, W को इसको इधर ले चलेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, mW इक्वल टू S इंटू T इंटू C इंटू W/V इंटू। ये आपको फॉर्मूला बन गया। लेकिन आपको सारे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं, एक कोई भी आप एक बेसिक फॉर्मूला लर्न करें, बाकी आपको छोटी सी डेरिवेशन आनी चाहिए। आपका वैल्यू पुट कर देंगे, S की वैल्यू देगा नहीं, आपको याद होनी चाहिए 0.0831 इंटू T 300 केल्विन इंटू W 1.26 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम इज 200। देखो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से कंफ्यूज नहीं होना, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर इक्वल होता है, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा 200 मिलीलीटर में। वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में गिवन है, हमको लीटर में लिखना होता है, तो 200/1000। पाई कितना है 2.57 इंटू 10⁻³ बार से कंफ्यूज नहीं हो, लीटर एटमॉस्फेयर और बार इक्वल ही होता है। तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने आपको बताया, आपको कोई टेबल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भाग देना, डिवाइड करना आपको नहीं आता तो भी आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये 1000 ऊपर आ जाएगा तो ये जाएगा 0.08, इसको अपन नंबर में 0.08 मान लेंगे, इंटू 300 इंटू 1.26। अब ये हो गया 1000 ऊपर आ गया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपॉन 200 इंटू 2.57 इंटू 10⁻³ 10⁻³ भी ऊपर लाओगे तो आप +3 हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ किसी चीज को कैंसिल करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा ये है 1.26 और 2.57, ये आपको थोड़ा दिक्कत करेगा। यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 0.04 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इनको आपको डिवाइड करना है, तो मैं बता दूं, इनको अप्रोक्स कर लें, 0.04 इंटू 3 इंटू 1.25 है, इसको आप 1. अब दोनों को एक साथ देख लो, ये 1.25 कर लें इंटू 1000 इंटू 1000 तो कर लिया अपॉन 2.57 2.57 का क्या करें 2.50, इसको थोड़ा कम किया, इसको थोड़ा कम कर लो तो क्या हो जाएगा, ये इजीली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 1.25 से 2.5 जो है 2 बार कट जाएगा देसी भाषा, और फिर इसको आप 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। डेसिमल से इसकी 2 जीरो हट जाएंगी, तो ये 2 इंटू 3 ये 6 हो गया, और 3 जीरो और 1 जीरो 4 जीरो, तो 60,000 ग्राम पर मोल अप्रोक्स इसका मोलिकुलर वेट आएगा, किसका, जो प्रोटीन हमने डिजोल्व किया। तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसकी हेल्प से अपन किसी अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट पता कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज आती है कि देखो हमारे 2 सॉल्यूशन है और दोनों को अपने सेपरेट से सेपरेट कर दिया, बट दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, C1 एंड C2, और हियर C1 इज इक्वल टू C2। तो इस तरह के सॉल्यूशन जब अपन सेपरेट करेंगे तो उनमें कहीं भी सॉल्वेंट दोनों करंट सेम है, तो किसी का भी सॉल्वेंट दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, इनको बोलते हैं आइसोटोनिक। उससे पहले हमने कहा था हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, तो हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन कम होती है, हाइपर की ज्यादा होती है, बट आइसोटोनिक है 2 सॉल्यूशन जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। इस तरह से तो इनके लिए अगर हम बात करें तो इनका π1 इज इक्वल टू क्या होगा, π2, और π1 को C1H(T1) इज इक्वल टू C2H(T2). इनका यदि अपन टेम्परेचर सेम कर दें तो टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो C1 और इस तरह से कैंसिल होगा, C1 इज इक्वल टू C2। इट मीन्स इसको यूं समझ रहे हैं कि 2 जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और उनका टेम्परेचर सेम है तो उनकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी। इस तरह से आप ध्यान रखें, 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में सेम है, दीज आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, एंड एट सेम टेम्परेचर देयर कंसंट्रेशन विल बी आल्सो सेम। तो ये कंसंट्रेशन भी सेम होगी, इनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इससे आगे एक न्यूमेरिकल बनता है, C1 को आप वही N1 V1 अपॉन N2
V2 कर सकते हैं और N1 को W1 अपॉन MW1, V1 इज इक्वल टू W2 अपॉन MW2 और V2। इनका वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम भी कैंसिल कर सकते हैं, और W1 अपॉन सॉरी इस तरह से। तो ये इनका आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है। एक होता है जिसका लास्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कुछ भी नहीं है, ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है और रिवर्स ऑस्मोसिस जबरदस्ती किया गया प्रोसेस है। क्योंकि नेचुरली ऑस्मोसिस जब होता है तो अपन कहते हैं सॉल्वेंट कितने जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, लेकिन हम इस प्रोसेस को रोक लें और रोकने के बाद जिधर से रोका तो प्रेशर और ज्यादा कर दें, यानी जितना ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोसिस रुक ही जाता है, लेकिन जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे भी ज्यादा प्रेशर को लगा दें तो ये काम उल्टा भी हो सकता है कि सॉल्वेंट है वो हाइपर से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की ओर आ सकता है। हाइपो से हाइपर की जहां पर ऑस्मोसिस है और उसको रोकने के लिए प्रेशर लगाते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो ये प्रक्रिया रिवर्स भी हो सकती है, हाइपर से हाइपो की ओर जा सकता है सॉल्यूशन। यही क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये भी अपन डेली लाइफ में खूब देख रहे हैं, आपने आरओ का नाम सुना होगा, आरओ वाटर घर में अपन आरओ लगाते हैं। आरओ क्या है? आरओ एक्चुअली मशीन को बस होता है कि मशीन आरओ है, वो मशीन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है पानी साफ करने का वो है, इस आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आरओ मशीन का नाम नहीं, उस मशीन के अंदर जो प्रोसेस किया जा रहा है वो है। तो आरओ एक्चुअली होगा क्या, उसको साफ करने का मतलब क्या है कि हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना, एक तो आपका साल्टी वाटर है, घर में पानी आ रहा है, मान लीजिए गंदा है तो नमक वगैरह ज्यादा मिक्स है, इधर हाइपोटोनिक हमारे पास साफ पानी है। तो हम जो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या कर सकते हैं, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जो नमक वाला गंदगी वाला पानी है सॉल्यूशन है, उसमें से भी सॉल्वेंट को निकाल करके इधर ला सकते हैं। तो कौन आ जाएगा इधर? सॉल्वेंट तो इधर आ जाएगा, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नमक वाले पानी में से केवल पानी निकल के आपके साफ पानी की तरफ आ जाएगा। तो साफ पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और नमक साइड में रह जाएगा। ये उसका प्रोसेस होता है। तो उसके जो फिल्टर वगैरह लगाए जाते हैं उसमें, उसके द्वारा ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके सॉल्वेंट को हाइपरटोनिक नमक वाले पानी से गंदगी वाले पानी से निकाल करके साफ पानी की ओर भेज दिया जाता है, इसको साइड में इकट्ठा कर लेते हैं। इसी का जो बड़ा लार्ज स्केल जो प्लांट्स होते हैं इनके द्वारा समुद्रों का पानी भी साफ किया जाता है। ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस की। ठीक है, इस प्रकार हमारा टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आज से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो हम जो टॉपिक लेंगे वो है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।